नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल आकाश टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे 45 इम्पोर्टेंट प्रश्न को, जो आपकी पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए यह 45 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जिसमें हम कितने प्रश्न को देखेंगे? तो 45 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, फर्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। तो फर्स्ट में आप लोग का कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम लोग गर्म करेंगे तो किसका निर्माण होगा? दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने से जिप्सम का निर्माण होता है। और आप लोग इसका फार्मूला कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर जिसका निर्माण होता है उसे जिप्सम कहते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरा प्रश्न क्या कराए कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी से। तो थ्री में आप लोग का वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं कहलाते हैं। दोस्तों, उत्प्रेरक की शक्ति के जो बढ़ाने का कार्य करता है उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। उत्प्रेरक की शक्ति को जो बढ़ाएगा उससे उत्प्रेरक विष कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 4 में आप लोग का क्लोरीन किस विधि द्वारा बनाई जाती है? दोस्तों, क्लोरीन का निर्माण डिकिन विधि द्वारा बनाया जाता है। डिकिन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, जो आपके एग्जाम के लिए वीवीआई पॉइंट है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल 6 नंबर को देखते हैं। तो 6 में आप लोग का सूरज का ताप मापा जाता है। दोस्तों, सूरज का ताप उत्ता उत्ताप मापी द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? तो उत्ताप मापी द्वारा सूरज का ताप मापा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करेगा, और चैनल में पाने के लिए, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो 7 में आप लोग का इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता है? दोस्तों, इंद्रधनुष में आप लोग जानते हैं कि काला रंग बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं। तो 8 में आप लोग का एक स्टील की सुई को जब जल में किसके कारण तैरता है? दोस्तों, एक स्टील की सुई जो है वह जल में पृष्ठीय तनाव के कारण आसानी से तैरता है। किसके कारण? तो पृष्ठीय तनाव के कारण एक सुई जो है वह आसानी से जल पर तैर सकता है, पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 10 में आप लोग का निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक है? दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालक है? तो मानव शरीर एक विद्युत का चालक होता है। देश में आप लोग का नाभिकीय रिएक्टर में किसका संरक्षण होता है? दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा संवेग का संरक्षण होता है। किसका किसका? तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा और संवेग का संरक्षण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 11 में आप लोग का एक विद्युत फ्यूज के लिए क्या असंगत है? दोस्तों, एक विद्युत फ्यूज के लिए जो रेडियस होता है, यानी जो त्रिज्या होता है, वह असंगत होता है। कौन सा? तो त्रिज्या। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्न में से कौन बहुलक नहीं है? दोस्तों, निम्न में से कौन बहुलक नहीं है? तो क्लोरोप्रीन जो है वह बहुलक नहीं होता है। कौन सा? तो क्लोरोप्रीन।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल को, यानी 13 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 13 में आप लोग का अधिकांशतः अधिकांशतः जो वायु है वह कहाँ उपस्थित होते हैं। दोस्तों यह सवाल आप लोग काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे आप लोग जरूर से जरूर ना भूलें कि अधिकांशतः जो वायु है वह ट्रोपोस्फियर में उपस्थित होते हैं। उसमें तो ट्रोपोस्फियर में। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 14 में आप लोग का कौन सी धातु कांसे में उच्च मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों कांसे में जो सबसे उच्च मात्रा में पाई जाती है वह कॉपर पाया जाता है। कॉपर जो है वह कांसे में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों डायनामाइट का जो आविष्कार करता है वह अल्फ्रेड नोबेल को माना जाता है। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो 16 में आप लोग का कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग कितना होता है। दोस्तों पृथ्वी का केंद्र का जो तापमान होता है वह लगभग लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। कितने के बराबर। तो 6000 डिग्री के सेल्सियस के बराबर होता है तापमान। चलिए 17 नंबर क्या करा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। दोस्तों यह सारा जो प्रश्न हम लेकर आए हैं इससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न याद करने का तरीका है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। और क्या कह रहा है 18 में कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है तो धनात्मक होती है। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 19 में आप लोग का उत्तल लेंस की क्षमता होती है। दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ठीक है, और इससे आप लोग बिल्कुल ही ना भूलें कि उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव होती है। चलिए 21 नंबर सवाल देखते हैं कि उत्तल लेंस को कहते हैं। दोस्तों उत्तल लेंस को और अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों 22 नंबर सवाल को पहले ही बता चुका हूँ। तो 23 में आप लोग का निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंसों बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों लेंस बनाने के लिए हम लोग मिट्टी का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करते हैं। किसका तो मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए हम लोग बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाया जाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 24 में आप लोग का किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दोस्तों किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो उत्तल दर्पण से हमेशा की तरह छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है अवतल दर्पण से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल 25 नंबर को देखते हैं। तो 25 में क्या करा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों वस्तु से जो बड़ा प्रतिबिंब है वह उत्तल दर्पण से बनता है, जब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम। दोस्तों प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, जबकि प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम है तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 27 में आप लोग का जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है,
जब दोस्तों प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ठीक है, और इस प्रश्न को भी आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल को देखते हैं कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वह उत्तल लेंस होता है। जो फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल 29 नंबर को देखते हैं। तो 29 में आप लोग का साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, जबकि हजामत में प्रयोग अवतल दर्पण का करते हैं। चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल को देखते हैं। और 30 नंबर सवाल एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आप लोग को दिया गया है, जिसमें हम लोग पूछ रहा है कि फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो उसकी वक्रता त्रिज्या को निकालना है। यानी आप लोग को आर को फाइंड करना है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 31 में आप लोग कहा निर्गत किरण पुंज एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। दोस्तों निर्गत किरण पुंज एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। किसका कोण? तो परावर्तन कोण कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर सवाल को देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी लेंस में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल 33 नंबर को देखते हैं। तो 33 में आप लोग कहा किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों किस लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और इस प्रश्न को आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लें और इसे जरूर से जरूर याद कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं 34 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 34 में आप लोग का परावर्तन के नियम के से निर्धारित होता है। दोस्तों परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। किसके नियम से निर्धारित होता है? परावर्तन के नियम से यह निर्धारित होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। और आप लोग पढ़े होंगे कि सेन आई और सेन आर आपस में बराबर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 35 में आप लोग का काफी इजी सवाल है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल 36 नंबर को देखते हैं कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 होती है। एक लेंस के इस तरफ होती है और एक लेंस के इस तरफ होती है। कितनी होती है? लेंस के फोकस जो संख्या होती है वह 2 होती है। चलिए बढ़ते हैं 37 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 37 में आप लोग का सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। दोस्तों सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है वह अवतल दर्पण होता है। ठीक है, सर्च लाइट यानी जो गलियों का जो लाइट होता है उसका में जो कांच का प्रयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं और यह सवाल काफी इजी सवाल है। तो आगे बढ़ते हैं 39 नंबर सवाल को देखते हैं। तो हवा से कांच में जाते हुए प्रकाश का क्रांतिकोण महत्तम होता है।
दोस्तों हवा से कांच में जाते हुए प्रकाश का जो क्रांति कोण है वह लाल रंग का महत्तम होता है। ठीक है, लाल रंग का प्रकाश महत्तम होगा जब प्रकाश कांच से हवा में जाएगा तब। और चलिए बढ़ते हैं 40 नंबर को देखते हैं। तो 40 में आप लोग का आवारा तत्व कौन सा है? दोस्तों आवारा तत्व हम लोग हाइड्रोजन को कहते हैं, इसके परमाणु संख्या 1 होता है। चलिए बढ़ते हैं 41 नंबर सवाल। तो 41 में आप लोग का पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है। दोस्तों पृथ्वी पर सबसे जो अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है वह एल्युमिनियम है। कौन सा? तो एल्युमिनियम जो है वह पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल क्या कर रहा है? सबसे हल्की धातु कौन है? दोस्तों सबसे हल्की धातु लिथियम है। ठीक है, सबसे हल्की धातु लिथियम होता है, जबकि सबसे जो भारी धातु है वह ओस्मियम होता है। ठीक है, सबसे हल्की धातु लिथियम जबकि सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। दोस्तों ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है वह हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसी के साथ अंतिम प्रश्न को भी देखते हैं कि सबसे भारी ठोस अधातु कौन है? दोस्तों सबसे भारी ठोस अधातु अस्टेटिन है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा से ज्यादा बेबी आई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।